मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे चूँकि 15th ऑफ अगस्त है, 14 को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है और 15 को हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है। वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और बड़े पॉपुलर हैं हिंदुस्तान में भी और इसके अलावा दुनिया भर में बहुत जाने और माने जाते हैं। उन्होंने क्या कहा अपने हेरिटेज के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपने लोगों से, इस पे कोशिश करेंगे, बात करेंगे और इसके साथ-साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है 16th ऑफ अगस्त को चाइनीज़ जो शिप है, उसने पहुँचना है हम्बनटोटा श्रीलंका में, जिसके ऊपर हिंदुस्तान के बड़े कंसर्न्स हैं। ताइवान में चाइना क्या कर रहा है और आगे क्या करना चाहता है, इसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और आज इन सारे मुद्दों के ऊपर पहली दफ़ा मुझे जॉइन कर रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल ओलकर साहब जो हैं मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम हिंदुस्तान। कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फ़खर साहब। पहले तो आपको आपकी आज़ादी की 75वीं सालगिरह पे बहुत-बहुत मुबारक बहुत हो। शुक्रिया और आपको भी और जितने लोग जी, हमें देख रहे हैं हिंदुस्तान में या कहीं पे भी जो हिंदुस्तानी है, क्योंकि आज उनका जी, इंडिपेंडेंस और आप लोगों का इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं बिल्कुल सबको कहूँगा कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और आप जो है हज़ारों साल इसी तरह अपनी आज़ादी के जो दिन हैं, वो मनाते रहें। माय जी, मैसेज जी। फॉर ऑल द इंडियंस। नहीं, अ नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा कन्न साहब, एक तो थोड़ा-सा अभी शो से पहले हमारी बात हो रही थी। नरेंद्र मोदी जी बड़े पॉपुलर लीडर के तौर पे जाने-माने जाते हैं हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से अब बाहर भी। बाकी दुनिया भी उनको बहुत मानती है। यकीनन इंडिपेंडेंस डे के हवाले से उनकी जो स्पीच थी या होती है प्राइम मिनिस्टर की, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्या उन्होंने अपनी हिस्ट्री के बारे में और ये बात मैंने इससे पहले भी शायद कोई और दिन था, गालिबन ये 2021 में, वहाँ पे भी इनकी मतलब इन्होंने इस तरह की कोई स्पीच लाल किले में की थी अपने हेरिटेज और कल्चर के हवाले से। आज उन्होंने क्या बोला लोगों को? क्योंकि लोग उनको बड़ा मानते हैं, उनकी बात सुनते हैं लोग। अ, फ़खर साहब, पहले तो आप ये समझिए कि जो हमारे मुल्क हैं, और मैं हिंदुस्तान के बारे में बोल सकता हूँ, 75 साल जो हैं एक माइलस्टोन है फॉर ए कल्चरल सिविलाइज़ेशन, जो कि हम अपने मतलब हज़ारों साल की सिविलाइज़ेशन में देखते हैं। और मतलब एज़ ए नेशन वी आर ए वेरी यंग नेशन बाय पॉपुलेशन, एंड इवन 75 इयर्स इज़ नॉट अ ओल्ड नेशन, राइट? तो हम अपनी जो 75वीं साल है, और अगर आप ध्यान दें, हम जब हम लोग आज़ाद हुए थे तब चर्चिल ने ये बोला था, एंड ही वाज़ अगेंस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड दैट टाइम आल्सो ही सेड कि ये स्काउंड्रल्स हैं, ये लोग लूट खाएंगे एंड ये अपने देश को बर्बाद कर देंगे, ये आगे बढ़ा नहीं सकते। और हमारे पास में कितने चैलेंजेस आए हैं, आप देखिए। जिस दिन आज़ाद हुए उसके कुछ ही दिनों के बाद में एक जंग शुरू हो गई बिल्कुल, कश्मीर में, उसके बिल्कुल। बाद में हमने 65, 62, फैमिन, ड्रॉट, हमारे पास बहुत सारे मतलब आप देख लीजिए चीजें आई। लेकिन एक स्टेट फास्टली अगर आप देखें, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन नियरली नाउ ऑन द अर्थ, एंड स्टिल डेमोक्रेटिक फॉर 75 इयर्स इज अ मैसिव अचीवमेंट, राइट? अब आप देख लीजिए, जब हम शुरू हुए थे तब हम ड्रेन थे, डेस्परेट थे, डिवाइडेड थे। और आज अगर हम देखते हैं हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान बहुत अलग मुल्क है, बहुत यूनाइटेड है। एक तरीके हमारी अपनी समस्या है, ऐसे नहीं है कि हमारी समस्या नहीं है, जी, जी। लेकिन फिर भी एक फैक्ट ये जरूर है कि आज हम दुनिया के एक जो मंच पे, एक स्टेज के ऊपर एक इंपॉर्टेंट मेंबर की तरह उभर के आ रहे हैं। राइट। और अगर नरेंद्र मोदी जी को आज तुम सुबह 4 बजे से ही स्टूडियो में बैठे थे CNN न्यूज 18 के, और उनको एंटिसिपेट कर रहे थे, तो एंकर जो बार बार पूछ रहे थे, बताइए कर्नल साहब आप क्या समझते, क्या बोलेंगे, क्या करें। देखिए, नरेंद्र मोदी जो चीफ मिनिस्टर गुजरात होते थे, उसके बाद में अपने सेकंड टर्म में प्राइम मिनिस्टर है, अब वो ही इज बिकम ए विजनरी। और इस मौके पर हुँ। मैं ये भी कहूंगा कि ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो अकेले थे। पंडित नेहरू से लेके आज तक जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए, नेशनल लीडर्स रहे हैं। मोदी साहब को एक मंच मिला और जिसके ऊपर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इंडिया का टाइम आ गया है जो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। तो जब हम ओके। डिबेट ये कर रहे थे, तो हम ये सोच रहे थे शायद वो पॉलिटिकल बातें करेंगे या कोई और चीजों की बातें करेंगे, जो कि बहुत मतलब उनके हिसाब से वो छोटी रहेंगी। और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। उन्होंने हमें ये बताया कि अगले 25 साल में हिंदुस्तान को वो कहाँ देखना चाहते हैं, वो ये क्या समझते हैं कि एज ए सिविलाइजेशनल चेंजेस हमारे क्या है,
हमारी सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, हमने अपनी फ्यूचर के बारे में किस तरीके से एंटिसिपेट करके उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो बहुत बड़ा विजन लेके वो उन्होंने आज स्टेटमेंट दी और बहुत ही विजनरी स्टेटमेंट्स थी। कोई छोटी मोटी बात नहीं करी, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी, किसी अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के बारे में कुछ नहीं ऐसी बातें बोली, जो कि एक लीडर को, जो कि 1.3 बिलियन लोग उनको देख रहे हैं, वो एक मैं समझा कि बहुत ही मतलब कहते हैं जो दमदार और जोरदार स्पीच थी और मोटिवेटिंग थी। और देखिए ना कैसे मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी में एक नैक जरूर है कि वो नेशन को जोड़ के रखते हैं, चाहे वो कोरोना था या जब को किसी ने, कितने लोगों ने बोला था कि हिंदुस्तान जो है बिल्कुल कोरोना से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन करना, और ये वैक्सीन आएगी कहां से। तो आज आप देखिए, हम तो फार्मेसी ऑफ दी वर्ल्ड है, हमने अपने लोगों को वैक्सीन लगाई, 2 बार लगाई और तीसरे के लिए तैयार बैठे और बाकी को भी एक्सपोर्ट कर दी। उसके बाद में उन्होंने तब भी पूरे देश को यूनाइट किया। अभी फिर आज उन्होंने बोला हर घर तिरंगा। अब देखिए, लोग कहें चाहे पॉलिटिकल मूव है जैसे, लेकिन अपने मुल्क के झंडे को अपने घर पे फहराने से बड़ी कोई चीज क्या होती है। और उसमें सडनली एक वो नेशनलिज्म है, जो मोहब्बत है अपने मुल्क के प्रति, वो बढ़ जाती है। तो ही हैज बीन एबल टू ब्रिंग अक्रॉस। और देख लीजिए हमारा कितना बड़ा कंट्री है, इतने स्टेट्स है, इतनी लैंग्वेजेस है, इतनी रिलीजन है, लेकिन सब ने आज जो है, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी देख लीजिए, चाहे हमारे ऑटो रिक्शा के ड्राइवर्स हों, चाहे वो साइकिल वाले हों, चाहे कोई कॉर्नर जगह, हर एक आदमी के हाथ में तिरंगा था। और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सुबह जब मैं स्टूडियो में जा रहा था 4:30-5 बजे, तो मैंने देखा करीब 15-20 यंग बच्चे जो है वो दौड़ रहे हैं सड़क पे एक्सप्रेस वे के ऊपर, प्रॉब्ली वो मॉर्निंग एक्सरसाइज, पर एक बच्चे के हाथ में इतना बड़ा तिरंगा था। मैंने कहा ये जज्बात आते कहाँ से देश के प्रति, है ना। तो ये बहुत ही आई कैन से एक्साइटिंग नो टाइम डाउट। फॉर इंडिया। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैंने आपसे इसके ऊपर सवाल पूछा। और पाकिस्तान में भी लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी जी बड़े फ़ेमस हैं, अपने लोगों में बड़े जाने और माने जाते हैं, और लोग बड़ा उनको सुनते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा करण साहब, एक चीज़ और है इस वक़्त जो एक बड़ा मतलब डेवलपिंग इश्यू है, एंड दैट इज़ द चाइनीज़ जो स्पाइंग शिप है, उसने कल पहुँच जाना है श्रीलंका में। तो इस हवाले से आपको क्या नज़र आ रहा है एज़ अ डिफेंस एनालिस्ट, क्योंकि आप खुद सर्व कर चुके हैं आर्मी को ऐसे मौकों पे, क्योंकि शायद पहले ये चीज़ें नहीं थी। ठीक है, चाइना और हिंदुस्तान के बीच में 1960 में या वो जो जंग हुई थी वो हुई थी, या अभी जो गलवान में आप लोगों के बीच में हुआ। लेकिन अब क्योंकि जंगों का जो स्टाइल है, जो चीज़ें हैं, वो काफ़ी बदल गई, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई, और शायद वो वाली जंगें नहीं है जो आज हो रही हैं। तो क्या नजर आ रहा है आपको कि एक दफा इस शिप को रोका गया, इसने 11th ऑफ अगस्त को आना था, बट राइट नाउ इट्स कमिंग ऑन 16 ऑफ अगस्त अम्बन टूटा। तो कैसा देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, एक तो ये बात तो क्लियर होती जा रही है, और खास करके चाइनीज को हमें तो हमेशा पता था कि जब दिन मुकाबला आएगा, और हम मतलब किसी भी एंटिसिपेशन में जब वॉर एक्सरसाइजेस भी करते हैं, तो हम चाइनीज को हमेशा एक बड़ा थ्रेट समझते थे। और हमें अभी अगर आप देखें तो आपकी भी एक शिप है जो चाइना से निकली थी और वहाँ तैमूर। श्रीलंका होते हुए गई है, तैमूर। तो वो अभी कहीं ना कहीं जो है हमारे सीज में एक प्रोजेक्शन चल रहा है। जी। ठीक है, अभी इंडियन शिप्स भी जो है वियतनाम में जाती है, ताइवान के आसपास स्ट्रेट्स में चलती हैं, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साथ में अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस करती है, जो मलाका स्ट्रेट्स में है, बिल्कुल। जहां से मेजर बिजनेस रूट्स है चाइना के, वहां से मेजर अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स करते हैं चाइना के। तो जी। चाइना भी इस पर्टिकुलर इंडियन ओशन रीजन के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाने के चक्कर में रहता है। और अभी अगर आप ये युआन वांग 5 को देखें, जिसे हम लोग वो कहते हैं रिसर्च और सर्वे वेसल है, जिसके हाँ ऊपर वो बिल्कुल। इंटरनेशनल, हाँ जी, शिपिंग और एनालिटिक साइट्स के ऊपर जाके वो चेक करता है, तो एक्चुअली वो स्पाई शिप है। और हमारे जो मेजर एरियाज हैं, चाहे वो इसरो है, चाहे हमारे सैटेलाइट लॉन्चेस है, मिसाइल लॉन्चेस है, उनकी टेस्ट फैसिलिटीज साउथ इंडिया में है। अगर आप इनको देखें तो जब उन्होंने श्रीलंका को जब इंटीमेट किया, तो श्रीलंका थोड़ा सा बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में हाँ। बैलेंस करने के चक्कर में उन्होंने उसको बोला कि आप इसको थोड़ा डिले कर दीजिए। लेकिन अगर आप श्रीलंका को देखें तो उनके हाथ इस वक्त बंधे हुए हैं। हम्म। मैं तो पक्का समझता हूँ बंधे हुए हैं फकर हम्म। भाई, बिकॉज उन्होंने एक तो हम्बन पोर्ट बना लिया, कर्ज को वो अपना पूरा कर ना सके, तो बिल्कुल। 99 ईयर्स की लीज पे दे दिया। अब वो चाइनीज पोर्ट बन गया है। लेकिन उससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जी जी। अभी जो वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसमें उनका जो बेल आउट पैकेज है वो आईएमएफ से आना है।
उस बेल आउट पैकेज की सबसे बड़ी कंडीशन है जो करंट आपके जितने भी आपके लोन गिवर्स हैं, जितने भी आपके कर्जदार हैं, वो वाले लोग उनकी तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आना है। उसमें इंडिया भी है, उसमें चाइना भी है। अब अगर कहीं से ये शिप को श्रीलंका रोक देता है तो उसका काउंटर चाइना क्या करेगा कि उसको एनओसी नहीं देगा। वो जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर चाइना नहीं देगा तो आईएमएफ का लोन इतनी आसानी से मिल नहीं सकेगा। नहीं तो अब इंडिया भी तो नहीं देगा, क्योंकि इंडिया का भी तो बड़ा इन्फ्लुएंस है। देखिए पता है, आप ये समझिए, हमारे में और चाइनीज में सिविलाइजेशनल डिफरेंस है। राइट। हमें मतलब श्रीलंका को बोलना नहीं पड़ा कि आप हमको ये $2 बिलियन की इमीडिएट एड दे दीजिए। हमारी शिप्स, हमारा फ्यूल, हमारा राशन इमीडिएटली श्रीलंका में गया और हमने एज ए नेबर बिना किसी एंटिसिपेशन के, हमने ये नहीं कहा कि आप हमें पोर्ट दे दीजिए या एयरपोर्ट दे दीजिए, हमारी शिप्स को कर दीजिए, या आप चाइना पाकिस्तान से अपना रिश्ता तोड़ दीजिए तो हम देंगे, ऐसे नहीं। हमने इन सपोर्ट ऑफ श्रीलंका दिया। वी आर विद द पीपल ऑफ श्रीलंका। और ये भी मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है इंडियन डिप्लोमेसी इतनी कमजोर नहीं है। आप तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर को समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर को समझते हैं। ये कहीं ना कहीं एक दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि एक डिफिकल्ट पीरियड है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन के अंदर चाइना से रिलेशनशिप को तोड़ सकते हैं। आम जनता श्रीलंका में अच्छी तरीके से जानती है जो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त चल रहा है, वो चाइनीज जिम्मेदार है। बांग्लादेश के लोग भी जानते हैं। अब आपको सिर्फ पहचानने की जरूरत है पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। ये बात आपकी बड़ी मतलब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ने शायद 3-4 दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से भी गुजरा था कि यार ये एक डेथ ट्रैप है और ये बड़ा खतरनाक है। तो यकीनन ये पाकिस्तान में अगर वो करते हैं तो पाकिस्तान में भी मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले आप लोगों की किसी चैनल पे बात कर रहा था और मैं ये बात कर रहा था कि जब तक हम अपना इंटरेस्ट नहीं सोचेंगे और ये कहेंगे कि यार चाइनीज, क्योंकि उनके पास पैसा है और हमें पैसे की जरूरत है, अगर हम उनकी हर चीज मानना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए आज नहीं तो 10 साल के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम, जो आज की प्रॉब्लम्स है ये शायद हम भूल जाएंगे, जो कल की होंगी वो इससे ज्यादा खतरनाक होंगी। सर एक मतलब इस शिप को एज ए थ्रेट देखा जा रहा है हिंदुस्तान में, कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है अगर ये आता है? तो ये वाकई ये जो चीज़ें बताई जा रही है कि आप लोगों के जो मतलब लॉन्चिंग पैड्स हैं वहाँ पे मुख्तलिफ सेटेलाइट स्टेशन या कुछ और चीज़ें हैं, आप लोग गालिबन न्यूक्लियर रिएक्टर भी इसकी रेंज में आते हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था। तो लगता है आपको कि ये वाकई ऐसी कोई चीज़ कर सकते हैं? नहीं देखिए, मतलब फकर साहब एक चीज मैं आपको, तो पहले है क्या ये इट्स अ स्पाई शिप। खतरा तो क्या होता है आपका, ये कोई लॉन्च अटैक तो लॉन्च करेगा नहीं, ये ईव्सड्रॉपिंग करेगा, ये मतलब ये लिसनिंग डिवाइसेस रखेगा और वो समझेगा, ट्रैक करेगा, थोड़ी सी कम्युनिकेशन हमारे समझेगा कि हम मिसाइल के अंदर किस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चल रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन है, गाइडेंस सिस्टम कैसा है, ये सब चीजें होती हैं। अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। अभी आज जैसे कई बार हमारे कुछ एयरपोर्ट पे लिखा होता है फोटोग्राफी नॉट अलाउड, वो सैटेलाइट से ऊपर से फोटोग्राफ ले लेते हैं ना। अब तो आपको मतलब किसी के हिंदुस्तान में अंदर घुसने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा तो आपको गूगल करके ले लीजिए, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आते ही कोई बहुत बड़ा बम फूट जाएगा या हमें परेशान। एक तो विजिबल एस्पेक्ट है कि इस वक्त हमारी एक टेंशन है बॉर्डर के ऊपर, ताइवान के अंदर एक इशू चल रहा है, एक चाइनीज शिप इस तरफ आ रहा है। हमने भी उस प्रोटेस्ट को रजिस्टर करा कि भाई आप हमारे इलाके के अंदर इसको नहीं आने दे सकते, ठीक है। श्रीलंका ने भी उसके ऊपर हमारे काम किया, लेकिन एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली बिटवीन श्रीलंकन एंड इंडियंस है कि एक फेज है जिसको हमें क्रॉस करना है। क्योंकि अब आप देखिए, हमने एक स्टेज पे पिछले जो इनके प्रेसिडेंट थे राजपक्षा ने, गोटाबाया राजपक्षा ने, इन्होंने इतना ज्यादा चाइनीज के करीब पहुंच गए थे कि वी एंड अमेरिकन्स एंड नेबरिंग कंट्रीज वर आल्सो ट्रबल्ड ओवर दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप, दे हैव गिवन अप एवरीथिंग ऑन this thing. Same thing happened with Nepal. To some very little extent also happened with Bangladesh. इन्होंने काफी कोशिश की हमारे नेबरहुड के अंदर है, लेकिन अब अवेकनिंग आ रही है। जो श्रीलंका में आपने सीन देखा कि वो प्रेसिडेंट हाउस में पब्लिक घुस गई और आग लग गई और लोग जला रहे थे, वो बड़ा डेंजरस है। मतलब वो किसी रूलर के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी एक मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए नाइटमेरिश सिचुएशन है, आप समझिए। तो वो कहीं ना कहीं घंटी नेपाल में और बांग्लादेश में बज रही है। आपके यहाँ तो अभी इतनी स्टेबिलिटी नहीं कि घंटी सुनाई भी नहीं देगी अगर बज रही होगी, ठीक है। तो ये जरूर है। तो मेरे को
ऐसा लगता है कि आप थोड़े दिन 16 को आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, वो 5-6 दिन या 1 महीना मैक्सिमम बैठना है, हाँ, 22 तक रहना है उसने। बस उसके बाद चला जाएगा। लेकिन हमारा अभी देख लीजिए, नेवल जो अपनी फ्लीट्स हैं वो अपने आप में एक्टिव हैं। अभी हम लोगों ने वहां पे अपनी 75 फिफ्थ जो एनिवर्सरी बनाने के लिए अलग अलग कंट्रीज में अपनी शिप भेजी, यूएस में गई है, सब जगह गई हैं। तो राइट, हम भी एक नेवल पावर की तरीके से उभर नो रहे हैं, डाउट। तो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। अच्छा, कर्नल साहब एक चीज़ और है कि अगर हम ये मतलब एक कंपैरिज़न के तौर पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप डिफेंस में रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर आप बता सकते हैं कि अगर हम कंपैरिज़न करते हैं लेट्स सपोज़ चाइना वर्सेस इंडिया, तो आपको क्या मतलब कितना बैलेंस या डिसबैलेंस नज़र आता है दोनों के पास? अगर हम वेपन्स की बात करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के पास भी तकरीबन काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद है। चाइना खुद बनाता है, लोग कहते हैं कॉपी करता है, जो भी करता है, लेकिन उनके पास भी मौजूद है। तो आपको क्या नज़र आता है इस हवाले से? देखिए, एक तो हम अगर 2-3 चीज़ों में बातें करते हैं। जी, पहली चीज़ हम बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रंट की, फिर हम एग्ज़ैक्टली, डिफेंस पे बात करते हैं, फिर हम डिप्लोमेसी पे बात कर लेते हैं, एग्री, दोनों के बीच में अंतर क्या एग्री, है। ठीक? जी, इकोनॉमिक फ्रंट में लेट्स ग्रांट चाइना दैट इट हैपेंड टू बी द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। आई एम ए सप्लाई चेन एक्सपर्ट, मैंने ग्लोबल कंपनीज में सप्लाई चेन में काम किया, और राइट, हम चाइना की सप्लाई चेन का एग्जांपल देते थे। ओके, लेकिन देखिए क्या हुआ है, जब ये कोरोना के बहुत पहले से जिस तरीके से ये ट्रेड डिस्प्यूट होने शुरू हुए यूएस के साथ, यूरोप के साथ, सीपेक आया, बीआरआई आया, उस तरीके से लोगों ने इनकी एक इनको बहुत ही जो खराब तरीके से इन्होंने अपना प्रोपोगंडा चलाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं वर्ल्ड जो है सजग हो गया, दे बिकम वेरी वेरी सेंसिटिव टू व्हाट चाइनीज हैव बीन ट्राइंग टू डू, और ये काफी हुँ, ब्लेटेंट रहे। आप देख लीजिए जिस राइट, तरीके से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हड़का दिया, उस पर चिल्ला दिया, उसके बाद अलग अलग गंदे नामों से उनको बुलाया। सेम चीज वो बिल्कुल, यूएस के साथ करते हैं, आजकल ताइवान के साथ करते हैं। तो ये कोई बहुत मेच्योर्ड पावर नहीं है, बहुत मेच्योर्ड पावर ओके, नहीं है। राइट, और ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस है ना, अब ये हिल चुका है। दूसरी बात, ये खुद भी हिलाते हैं। शंघाई बंद कर दिया, 4 हाँ। लोग इतने तो हमारे यहाँ रोज खांसने आ जाते हैं लोगों का, आप समझिए इंडिया पाकिस्तान में। मतलब ये हमें तो पता ही नहीं कोरोना क्या एग्री, कब हुआ आया, तो हमें वो 1 मिनट में उन्होंने, आज वो मैं पढ़ रहा था एक न्यूज चैनल के ऊपर, आइकिया का एक स्टोर है वहां पे एक बच्चा था 6 साल का, वो तिब्बत से आया था और वो वहां पहुंचा शंघाई में, उसके अंदर उसको कोरोना के कुछ मिले, तो वो पूरी पुलिस ने जाके आइकिया के स्टोर को घेर लिया कि इसमें कर, तो लोगों ने दरवाजे तोड़ के भाग गए। मतलब ओह! आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर 800-900 लोगों को वो कह रहे थे इनको यही क्वारंटाइन स्टोर में कर दो। ओह तो माय ऐसी गॉड! हुकूमत है जो ये सब कर रही है, तो उनका अपना प्रोडक्शन बेस हिल चुका है। और लोगों ने ये रियलाइज किया है कि चाइना इज नॉट, देखिए आप भी कहीं ना कहीं जाते हैं, बाजार से अपना सामान लेते हैं, बिल्कुल, unless until you trust the supplier you will not buy the stuff, right? You will find an alternate source however good the quality and the या rates are, but आप कहेंगे मुझे इस पे भरोसा नहीं है। तो एग्री, सेम चीज जो दुनिया का भरोसा ना इन पे से हट गया। दूसरी बात, ये जो डेट ट्रैप ने देखा आपने, और ये लोगों की जगह इन्होंने हरकतें शुरू की, हम्बन टोटा को कैप्चर कर, वो भी घंटियां बजी सारी वर्ल्ड कैपिटल में, खास करके अफ्रीका में वेस्ट वगैरह। अफ्रीकन में भी इन्होंने इस तरह की कुछ चीज़ें की हैं। जी, जी, और एक सब जगह करी इन्होंने, अफ्रीका जी, के अंदर भी जो वहां पे भी थोड़ा करप्शन तो है ही। तो वो उन्होंने पैसे दे दुआ के किए, तो फाइनली उन्होंने भी ये रियलाइज किया कि ये सब हो नहीं सकता। फिर कोविड जो था ना, जिसे हमारी कुछ न्यूज चैनल वो उसको चाइनीज वायरस भी कहते हैं, ये निकला इनके यहाँ से, इन्होंने पूरे दुनिया के अंदर तबाही मचा दी। हुँ, आप देखें तो फकर साहब, ये इतनी ज्यादा तबाही हुई, लोगों के जॉब्स चले गए, कई रिश्तेदार मर गए, और मतलब पूरी दुनिया में इतना बड़ा झटका नहीं लगा। और ये बेशरम लोग थे, इन्होंने इनको अलग अलग तरीके से इन्होंने कोशिश करी कि दुनिया समझे कि ये चाइनीज नहीं है। फिर अब ये खुद फंस गए उसके अंदर। अगर ये हुँ, हम अपनी दुनिया को 6 महीने पहले बता देते कि हमारे यहाँ ये हादसा हुआ है, तो जी, everyone would have taken anticipatory action. They जी, allowed things to blow out of proportion, thinking that everyone will become weak. तो अब इनकी खुद की इकोनॉमी हिल गई है। हुँ, 30% इनका रियल स्टेट का बिजनेस था, एवरग्रांड का, जब से वो केसेस शुरू हुए हैं, लोग तो अब जो है ईएमआई की जगह आलू प्याज इनको देने लग गए बैंकों के अंदर, इनका बैंकिंग सेक्टर हिल रहा है। और अब ये जी, बहुत मुश्किल में इस वक्त मौजूद है। मुझे नहीं लगता है ताइवान वाइवान के साथ कोई ऐसा जंग चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त हिले हुए हैं। एक तो ये तो हो गया आपका जी, इकोनॉमिक फ्रंट में। डिप्लोमेसी में देखें तो आप देखिए ना, क्या थी, एक नैन्सी पेलोसी, जिनके पास हाँ, वैसे तो यूएस में कोई हाँ, काम है नहीं, स्पीकर है, ठीक है,
तो उन्होंने अपना कहा कि चलो कुछ नहीं तो कोई चाइनीज नूडल ही खा के ताइवान से आ जाती हूँ, तो वो चाइना चले, वहां चली गई ताइवान। अरे आप अगर पावर बनना चाहते हैं तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि कौन आए कौन जाए, आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन ताइवान आपका हो सकता है। आपने उठा बिल्कुल। के फुलझड़ियां और पटाखे ऊपर से फेंक दिए, ये कह के कि देखो डर गया, डर गए, डर गए। कौन डरता है? दे हैव कॉल्ड योर ब्लफ, नथिंग इज हैपेंड। आज उनका कांग्रेचुलेशनल वहां पे एक डेलीगेशन यूएस का फिर पहुंच गया, फिर बड़े पटाखे चला देंगे। तो इट डज not bode well for a mature power. So rise of China is becoming, very, very, I would say, uncomfortable for the world. राइट। People are not very happy. आप आसियान कंट्रीज चुप होकर लगा के बैठी हैं, लेकिन वो चाहती नहीं कि चाइना बहुत तेजी से राइज हो। और उसके एवज में अगर आप इंडिया को देखें, आपने अभी हमारे श्रीलंका जी। की बात की, वरना तो आज अगर हम चाइना होते तो श्रीलंका का हम घेराव कर लेते, उसके ऊपर 25-30 हाँ, मिसाइल बिल्कुल। के पटाखे से चढ़ते उड़ते कि तुमने ऐसा क्यों किया। अरे वी आर अ वेरी मैच्योर डेमोक्रेसी, वी अंडरस्टैंड दीज हुँ, थिंग्स। हुँ। आपके यहाँ से भी कई बार इतनी चीजें हुई हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि हम लोग ने जंग शुरू कर दी या उसके ऊपर कुछ हुँ, कर दिया। आपने जी। 4 बयान दिए, हमने 4 बयान दिए, कहानी खत्म बिल्कुल, हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो वो एक एंगल है, इकोनॉमिक है, आपका क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक है। और डिफेंस का देख ले, तो जी। डिफेंस में मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अगर लैंड वॉर हुआ तो वो माउंटेन्स में है, और माउंटेन्स में हाई एल्टीट्यूड में इंडियन आर्मी से बेहतरीन आर्मी दुनिया में कोई नहीं है। हुँ, हमें 50 साल हो गए उन हाइट्स पे बैठे हुए। ये इनके तो आपको देखिए ना फकर साहब, इनके ये 30 साल से वन चाइल्ड पॉलिसी थी। इन्होंने लड़कियों की जगह लड़के रखे, और लड़कियों की तरह उनको बड़ा किया, क्योंकि वो तो पापा मम्मी के अकेला बच्चा था ना। तो वो उसको तो जो टॉय चाहिए, जो वो सब लाडला मिल बच्चा। जाता। तो ये तो बहुत सॉफ्ट वाले सोल्जर हैं। अब हुँ। मैं फौजी अफसर हूँ हिंदुस्तान का, लेकिन आई विल आल्सो ग्रांट पाकिस्तान दैट वी कम फ्रॉम द सेम सॉइल ऑफ टफनेस। Yeah, exactly. We know how Agree. it is, we don't Absolute take right. we don't take Pakistani army very weakly, and we say that soldier level पे, आपके young नहीं, officer दोनों level की पे। ये मैं अक्सर आपकी बात बड़ी सही है, मतलब जितने भी लोगों से अभी तक मेरी मतलब बातचीत हुई है, तो यही कहते हैं। इवन पाकिस्तान के लोग भी मतलब मैं आर्मी के लोगों को मैंने कभी ये नहीं सुना कि नहीं जी नहीं वो तो बस ऐसे हैं। वो कहते हैं नहीं भाई, ठीक है हमारे बीच में 1947 में कट लगा, लेकिन उससे पहले तो एक जैसे लोग एक रहते हैं अब भी, और अब भी एक जैसा आज खाना खाते हैं, एक जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, सारा कुछ एक जैसा ही है। तो इस वजह से ये नहीं है कि मतलब वो कमजोर है, ये वीक है, या ये वीक है वो ज्यादा स्ट्रेंथन है। अच्छा करण साहब, एक चीज ताइवान के हवाले से लास्ट क्वेश्चन है कि क्या कर सकता है चाइना? नैन्सी पेलोसी वाला ड्रामा भी हो गया, मतलब 1-2 महीने से ये कहानी चल रही थी, हमने सुनी, वो आई गई खत्म हो गया, उसके बाद शुरू हो गया अभी जिस तरह आप कह रहे कि और डेलीगेशन है। तो चाइना का असल मतलब जिसे कहते हैं कि अल्टीमेट, जिसे कहते हैं कि मकसद क्या है, क्या करना चाहता क्या है? देखिए आप ना फकर साहब समझेंगे तो ये बहुत साइकोलॉजिकल भी है। इट इज नॉट ओनली अ ओके। टेरिटोरियल डिस्प्यूट, राइट। इट्स अ साइकोलॉजिकल डिस्प्यूट बिटवीन अथॉरिटेरियन रूल एंड अ डेमोक्रेसी। ओके। ताइवान डेमोक्रेसी है, यस। वहां आजादी है बोलने एग्रीड। की। आपके यहाँ देख लो कितनी आजादी है, आपके तो न्यूज चैनल देखते तो कई बार मैं सोचता हूँ, अभी तो फिर एक आध दो बंद ही कर दिया आपने बिल्कुल उनको, मतलब इमरान साहब को पसंद नहीं आया, लेकिन कि ARY बंद हो गए, वाला। लेकिन बंद तो हो ही गए। लेकिन हाँ। फिर भी एक लेवल तक आप अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जी आप जी। चाइना में करके देखिए, आप वहां तो चाइना में पॉसिबल वाइबू में नहीं है। एक चीज कोई लिखते हैं चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी चीज के अंदर, तो वो तो अगले दिन अरेस्ट करने पुलिस पहुंच जाती है। और उसके एवज में अगर आप ताइवान को देखें तो इट्स ए फ्री कंट्री। So it हम्म। is challenging the way Hong Kong used to challenge China. या। Taiwan is also challenging the very way the Chinese function, right? तो एक तो वो कॉन्सेप्ट है। ओके। दूसरी बात क्या है, एक यूएस का सपोर्ट वहां पे मौजूद है अब, और क्वाड का सपोर्ट आ गया वहां पे इन ए या। वे दैट एंड एवरीवन एग्रीज। देखिए सब लोग कहते हैं वन चाइना पॉलिसी, हालांकि अब आजकल इंडियंस ने कहना बंद कर दिया, और चाइनीज एम्बेसडर ने कल भी यहाँ पे बोला कि इंडियंस कहते हैं वी हैव नॉट चेंज अवर पोजीशन। लेकिन आपकी नॉलेज की बता दूं कि जी सुषमा स्वराज जब जी। हमारी जी फॉरेन मिनिस्टर होती थी, जी। उन्होंने चाइनीज को बड़े क्लियर टर्म्स में बोला था, वन चाइना पॉलिसी विल हैपन ओनली व्हेन यू से वन इंडिया पॉलिसी, हम्म। राइट? So after that, not even one statement has been given on one China policy, and ओके। that is where they keep looking at India to say इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं। अभी दलाई लामा जो हैं वो लद्दाख में 1 महीने तक थे, इंडियन बिल्कुल। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर उनको लेके घूम रहा था। आप क्या समझते हैं ये
बिना किसी चीज के हो रहा है। अभी यूएस की उस जो पे भी तो हमारे चाइना ने काफी अपने कंसर्न शो किए थे कि ये हिंदुस्तान को इस तरह नहीं करना चाहिए, उनको एज ए मेहमान और इस तरह 1 महीने जी तक के जी लिए जी, रहना नहीं देना चाहिए। तो ये एक तो वन चाइना पॉलिसी थी। दूसरी बात एक राइट टू नेविगेशन है इंटरनेशनल वाटर में। जी। चाइनीज ने जब चाहा कि ताइवान स्टेट को हम बंद कर देंगे, वो एक्सेप्ट नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ताइवान में किसी न किसी तरीके का एक मतलब स्ट्रेस बना रहे चाइनीज को। हम तो जानते हैं कि अगर हमने उनको फ्री उस तरफ छोड़ दिया तो वो हमारे बॉर्डर पे थोड़ा ज्यादा फोकस हाँ, करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल ना, क्योंकि जिनपिंग को अभी अक्टूबर में जो है, आप समझिए उनको अपना इलेक्शन जीतना, थर्ड टाइम इलेक्शन तो क्या होता है, उन्होंने पार्टी डायरेक्ट नॉमिनेशन सिस्टम है, कराना है। डायरेक्ट सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी से नॉमिनेशन कराना है और वो लाइफ टाइम बनना चाहते हैं, तो वो तो इस वक्त कोई चीज नहीं करेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि ये जंग की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जंग जो है वो काफी हद तक यूएस को और जापान को और बाकी आसपास की कंट्रीज को ले आएगा, और दिस विल बी एब्सोल्युटली लॉस ऑफ फेस टू चाइनीज। बिकॉज आप समझिए, मैंने एक किसी डिबेट में आप ही के किसी दोस्त के साथ में जी, जी, पाकिस्तान में जी, हम जी, बात कर रहे थे जी। कि देखिए, जो सुपर पावर होती है ना, वो ऑलराउंड होती है। हाँ, बिल्कुल। आज आज अगर कोई किसी से 80% 70% जनता को बोले कि यूएस में आपको बुला रहे हैं, तो आप चले जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, इट इज नॉट बिल्कुल। लाइक दे मिलिटरली स्ट्रांग, they are morally also better, they are एब्सोल्युटली राइट। democratic country, they बिल्कुल, are rich country, बिल्कुल, they have a life which people anticipate to be right। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको मैं बोलता हूँ, आपको वीजा दे देते हैं, आप 2 साल के लिए चाइना में शिफ्ट हो जाए, आप तो नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे आप? वहां कुछ बोल नहीं सकते कि मेरे आप बहुत कुरान सारे शरीफ। दोस्त वहाँ पे गए और यकीन करें मुझे अक्सर कहते हैं, मैं कहा यार पता नहीं मुझे कोई खास शौक नहीं है वहाँ जाने का। नहीं नहीं फकर साहब, वो तो आप शंघाई की रोशनियों से ना वो हो जाएं नहीं डैजल। होना ना, मेरा मैं कोई तो दिल ही नहीं करता, सच्ची बात मैं आपको बता रही हूँ, मैं दिल से कहता हूँ कि मुझे कभी नहीं मेरा दिल होता कि यार मतलब जाया अरे जाए। दिल तो छोड़ दीजिए फकर साहब, ना नमाज अदा कर सकते, ना रोजे रख सकते, ना कुरान शरीफ हाथ में ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आपको ये देखेंगे तो वो बोलेंगे कि चलो आपको सैलून ले जाते हैं, पहले दाढ़ी मूछें हटवाइए, है ना। आप कंट्री को बिल्कुल देखिए एग्री, ना एग्री, कैसे। बिल्कुल तो एग्री। ये जो सुपर पावर ना सिर्फ मिलिट्री से नहीं हो सकता, और इन्होंने जंग कौन सी लड़ी है? फकर साहब कोई जंग ही नहीं लड़ी। राइट, 1962 के बाद में 69 70 में 67 68 में इनके 200 लोग हमने मार दिए थे नथुला के ऊपर, आप हिस्ट्री में देखिएगा। जी, जी। उसके बाद चाइनीज के हिल गए, गलवान में भी इन्होंने छुपा दी अपनी मौतें। हाँ, अरे बिल्कुल किया हम था, तो, मैं किया था। एक चीज बिल्कुल बताता हूँ फकर साहब, हिंदुस्तान का एक शहीद, हम उसको फक्र से अपने हाथ में लेके जाते, तिरंगे से लिपटाते, पूरा बिल्कुल हुआ था। जो शहर होता है, गांव होता है, वो आता है शहीद को अपनी श्रद्धांजलि देने के और लिए। होना भी चाहिए, वो अगर अपनी ज़मीन के लिए उसने अपनी जान तो उसके लिए दी है ना, वो वैसे तो नहीं गया कि मतलब अगर कोई आपका जिस तरह गलवान में हुआ था तो वो फौजी अपनी मर्ज़ी से तो नहीं गए, लाज़मी बात है वहाँ उनकी पोस्टिंग थी और इसीलिए थी कि भई हमने अपनी ज़मीन को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए उन्होंने अपनी जानें दी, तो यकीनन वो हीरो होते हैं सोसाइटी के। मैं तो आपको 75 साल हो गए, आपके प्रोग्राम खत्म होने के बाद में एक बार एडवाइस ये करना चाहूंगा, अपने दोस्त और अपने दुश्मन को पहचानना सीख लीजिए। बिल्कुल गन साहब थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा, पहला शो था लेकिन बड़ा मजा आया आपके साथ, होपफुली ये सिलसिला जारी रहेगा और क्योंकि ये रीजन ऐसा, मैं अक्सर बात करता हूँ कि ये रीजन ऐसा है कि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं, जी कंट्री जी, टू कंट्री भी और पता नहीं इंटरनल वी मसाइल भी वी बहुत आर ए सारे। वेरी हैपनिंग प्लेस। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। तो होपफुली जो 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 भी मतलब चीजें होती रहेंगी, क्योंकि अफगानिस्तान आज 15 को बिल्कुल, अफगानिस्तान में भी जो तालिबान ने टेक ओवर एक किया था, साल हो गया जी। बिल्कुल 1 साल उसको भी हो गया, तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो ना खत्म होने वाला सिलसिला है, तो होपफुली वन बाय वन हम कोशिश करेंगे कि अगली बार अपने। उस पे बात करेंगे। आपने तो जरूर, जरूर, जरूर। आपने पाकिस्तान ने तो बहुत दुआएं पड़ी थी कि हमारा तालिबान वहां आ जाए। मुझे तो बस आपसे बात मैं करना उसके है। ऊपर बहुत सारी चीजें होपफुली वो अपने व्यूअर्स को फिर उस शो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर शुक्रिया, मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। शुक्रिया, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।